हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो हम फिर से वापस आ गए हैं बेटा, अपना नया लेक्चर लेके क्लास 9th का फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। हमने पीछे का सिनारियो आपको समझा दिया था कि कैसे क्लर्जी क्लास नोबेलिटी और थर्ड स्टेट में बटा हुआ था। असेंबली जो हुई थी उसमें टैक्सेस जो बढ़ रहे थे वही स्टार्टिंग थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। आज आगे बढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या था कि जब नेशनल असेंबली बन गई बेटा, जब आपकी नेशनल असेंबली बन जाती है तो उसके बाद क्या होता है, लुईस 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली। अब देखो यहां से क्या हुआ कि आपका जो लुईस 16 है वो समझ चुका था कि अगर वो नेशनल असेंबली के तहत काम करता है तो वो ज़्यादा बेटर है, और अगर इसके अगेंस्ट जाता है, किसके, नेशनल असेंबली के वो अगेंस्ट जाता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए क्या होता है, ये दिक्कत पैदा कर सकता है। क्लियर। कौन? नेशनल असेंबली अगेंस्ट गया तो क्या हो सकता है, उसकी मोनार्क यानी कि मोनार्क जो पावर है वो उससे छीनी जा सकती है। क्लियर। तो इसलिए उसने क्या करा, रिकॉग्निशन, अकॉर्डेड रिकॉग्निशन किसका, नेशनल असेंबली का। क्लियर। उसके बाद देखिए क्या होता है कि द प्रिंसिपल accepted the principle, वो प्रिंसिपल एक्सेप्ट करता है दैट हिज पावर वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो उसकी जो पावर है वो किससे चेक करी जाएगी, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और इसी से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसको हम कहते हैं बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्लियर। ये नई चीज है, कुछ नई चीज क्या है कि अभी तक हमने क्या देखा था, हम जानते थे किसके बारे में, मोनार्क सिस्टम के बारे में, मोनार्क सिस्टम के बारे में जानते थे, डिक्टेटरशिप के बारे में जानते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में जानते हैं। क्लियर। ये एक नई चीज आती है और इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती क्या है आखिर। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर क्या होता है, जो राजा की जो पावर होंगी वो पावर एग्जिस्ट तो करेंगी बट उनको कंट्रोल करने वाला कौन होगा, हमारा संविधान। तो यही चीज हुई थी कहां पे, आपके फ्रांस में, कि राजा की पावर तो थी लेकिन अभी क्या था वहां पे उन्हें कंट्रोल करने वाला कौन है भैया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेक कर सकता है। राजा की पावर को क्या कर सकता है, चेक्ड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन। Clear. Accepted the principle that his power would from now on be checked by constitution. Then फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इतिहास में सबसे पॉपुलर डेट है ये। क्लियर। कौन सी, 4 अगस्त 1789, 4 अगस्त 1789। ये एक पॉपुलर डेट क्यों मानी जाती है, इस दिन ऐसा क्या हुआ था जो मैं इसको पॉपुलर बोल रहा हूं। इस दिन क्या हुआ था, असेंबली पास द डिक्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। असेंबली ने एक चीज लॉ पास करा कि अबॉलिश, यानी कि अब अबॉलिश कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा किसको, फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। जो भी ऑब्लिगेशन, जो भी टैक्सेस वगैरह है फ्यूडल सिस्टम के, उनको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। अब किसी को कोई ऑब्लिगेशन, कोई भी टैक्सेस वगैरह ये सब नहीं भरने होंगे। क्लियर। ये असेंबली ने एक लॉ पास किया, एक डिक्री पास करा, ठीक है, ठीक, दस्तावेज पास करे। क्लियर। कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये कब पास करा था, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पास करा था आपका 4 अगस्त 1789 को। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। अब जो मेंबर्स थे, मेंबर्स कहां के, क्लर्जी क्लास के, कौन, इनको बोला जाता था, जैसे प्रीस्ट मान सकते हो, आपके फादर होते हैं, चर्च के फादर वगैरह जो होते हैं, तो इनसे बोला गया कि भैया गिव अप करना होगा किस पे, अपनी प्रिविलेजेस पे। और देखिए जो आपकी ये जो धर्म जो होता है ना, मतलब अगर रिलीजन, यानी कि क्लर्जी क्लास कौन सी क्लास है, कि पीपल बिलोंग फ्रॉम द चर्च, जो लोग चर्च से बिलोंग करते हैं। क्लियर। ये लोग किससे बिलोंग करते हैं, चर्च से बिलोंग करते हैं। तो ये जो चर्च वाले लोग हैं इनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि अगर इनकी प्रॉपर्टी को बाद में इनसे जब ले लिया गया तो जो इनके ऊपर जो 2 बिलियन लिवर्स का जो भी कर्जा था वो बस इसी से चुका दिया गया, इनकी प्रॉपर्टी से। किनकी, क्लर्जी लोगों के पास जो प्रॉपर्टी थी 2 बिलियन लिवर्स का कर्जा इन्हीं की प्रॉपर्टी से चुका दिया गया, इतना ज्यादा प्रॉपर्टी था। और हम देखते भी हैं, देखो हमने देखा है, अपने देश में भी देख सकते हैं कि
मंदिर मस्जिद इन सब के लिए जमीन कितनी सारी होती है, क्लियर। और कुछ कुछ लोग जो होते हैं, मतलब मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा और ना ही मैं सारे लोगों को यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, बट जब भी हम बात करते हैं ना कि जैसे मतलब इन्हीं प्रीस्ट वगैरह और संत महात्मा क्लास की, बहुत सारे साधु संत हैं जो ग्रेट हैं, लेकिन कुछ लोग हैं इस चीज़ का गलत फायदा उठाते हैं। बहुत सारी लैंड कब्जा कर रखी है, और बाकी आप देखते ही हो हमारे देश में केस वगैरह चलते ही रहते हैं, जैसे राम रहीम थे और इन सब जैसे। तो इन लोगों ने देखा था, आप लोगों ने देख रखा है कितनी सारी लैंड वगैरह कब्जा रखी थी, कितने ज़्यादा इनके आश्रम हैं, ये सब है वो सब है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सेम सिनारियो उस टाइम था, जो क्लर्जी क्लास थी उसके पास बहुत ज़्यादा लैंड वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह बहुत ज़्यादा थी, ठीक। और इनने जो प्रॉपर्टी क्या कर रखी थी, होल्ड कर रखी थी। बाद में लोगों ने क्या कहा, मतलब यहाँ पे 4 अगस्त को एक ऑर्डर पास करा गया कि मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेज। अब इनको अपनी प्रिविलेजेस यानी कि जो राइट्स मिली थी, बचपन से कुछ स्पेशल राइट्स मिलती हैं, उनको क्या करना होगा, उनको गिव अप करना होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब जो एक टैक्स लिया जाता था तित्स, हमने बताया था आपको, तित्स नाम का जो टैक्स लिया जाता था उसको क्या किया गया, अबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। आपके लिए क्वेश्चन है, तित्स जो टैक्स था वो किसके द्वारा लिया जाता था? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तित्स जो टैक्स था किसके द्वारा लिया जाता था, कि कमेंट बॉक्स में प्लीज इसका आंसर कीजिएगा सारे बच्चे लोग। उसके बाद लैंड्स, जो लैंड ऑन कर रखी थी किसने, लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है छीन लेना, वापस ले लेना, ठीक है। तो क्या थी, जो लैंड जो थी आपकी, जो जमीन किसके द्वारा थी, किस पे थी, चर्च पे थी, वो उनसे वापस ले ली गई, छीन ली गई। और उसके बाद क्या किया गया, जो आपका गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सीधा सीधा समझो, ये वाली जो चीज़ है ना, इसको थोड़ा सा मैं सिनारियो समझाता हूँ कैसे। हमारे देश में एक साहब थे और उन साहब का नाम था, जो किंगफिशर के मालिक रह चुके हैं, माल्या जी, ठीक है। माल्या जी ने घोटाला करा और हमारे एसबीआई बैंक के साथ घोटाला करा था उनने, और वो क्या करे, उस घोटाले को करके उन्होंने बहुत बड़ा लोन ले लिया और उसको वो चुका नहीं पाए और वो भाग गए लंदन वंदन, ठीक है, देश छोड़ के भाग गए मतलब। तो उनकी जितनी भी लैंड थी, जितने भी उनकी उनने प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी थी, उसको क्या कर लिया, गवर्नमेंट ने कॉन्फिस्केटेड कर लिया, उसको अपने कब्जे में ले लिया, छीन लिया, वापस ले लिया, कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद जो लोन था, मान लो जैसे यहां से इसको पॉइंट को कनेक्ट करो, लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड, लैंड जो ऑन कर रखी थी चर्च ने उसको कॉन्फिस्केटेड यानी छीन लिया गया। गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स, इस लैंड से गवर्नमेंट को कितना एसेट मिलता है, वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स, 2 बिलियन लीवर्स का एसेट्स मिल जाता है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, जो उनके पास लोन था, जो हमने लोन, अब लोन वाली बात कहां से आई थी, हमने शुरुआत में पढ़ा था 1 बिलियन लीवर्स का लोन जो लिया था, ठीक है। अब 1 बिलियन लीवर्स का लोन जब लिया था, किसके लिए लिया था, जब भैया आपके फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को क्या करवाया था, आजाद करवाया था। कॉमन एनिमी किससे बेटा, आपका जो कॉमन एनिमी कौन था इन लोगों का, ब्रिटेन, ठीक है। तो ये थोड़ी कॉमन सी चीजें हैं, आप इनको जब तक कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हिस्ट्री कैसे पढ़ें, हिस्ट्री समझ में नहीं आती है हमको, हिस्ट्री बड़ी दिक्कत देती है, बहुत बोरियत होती है, ये होता है वो होता है। तो देखो हिस्ट्री ठीक है, मैं मान लेता हूँ हिस्ट्री बोरियत होती है, लेकिन उसमें गलती कहीं ना कहीं आपकी होती है, क्योंकि आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो। दूसरी बात क्या है कि देखो इन सब्जेक्ट के साथ मजाक नहीं चलता है, आप इस सब्जेक्ट के साथ अगर मजाक करना चाहे मजाक नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं कहते हैं सर मैथ बड़ा अच्छा है, मैथ में, लेकिन मैथ में पता है क्या होता है, आप लोग दिन रात मैथ करते हो, आप लोग क्या करते हो, एक चीज करते हो मैथ के साथ, मैथ और साइंस के साथ, उसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। और सबसे बड़ा रूल क्या है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जो होती है ना, आप ना सोशल में यानी कि हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इनमें क्या चाहिए भैया, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग यानी कि आंसर राइटिंग जो होती है ना, एक कला होती है जो सबको नहीं आती है बेटा। आंसर राइटिंग एक कला है और जो सबको नहीं आती है। आप जब तक आंसर राइटिंग, जब तक चीज़ों को कनेक्ट करना नहीं सीखेंगे, चीज़ें कनेक्ट कैसे करनी है, किस तरीके से किस पॉइंट को कहाँ जोड़ना है और क्या लिखना है, तब तक आप ये चीज़ नहीं कर सकते। मैथ में क्या करना है, मैथ में बस फॉर्मूला पुट करके सवाल को निकालना है। और आप मैथ में
क्यों हमेशा अच्छा लगता है मैथ? क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस करते हो। आपका पीरियड किसी और का चल रहा है, बहुत सारे बच्चे होते हैं देखे हैं कि वो मैथ कर रहे हैं उस पीरियड में। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक एक्सरसाइज दे रखी है, 20 से 30 क्वेश्चन दे रखे हैं। इनका सिनेरियो क्या है, इनके क्वेश्चन खुद बनाए जाते हैं, ठीक है। इनके क्वेश्चन या तो टीचर दे, यहाँ पर खुद बनाए जाएंगे, तभी आप इनको कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा जरूरत है यहाँ पे आंसर राइटिंग की, ठीक है। आंसर राइटिंग की कद्र जो है अभी नहीं पता चलती है, इनकी कद्र पता चलती है बाद में, जब आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है। हमेशा चीज़ें ऐसे ही नहीं हो सकती हैं, ठीक। तो प्लीज़ आंसर राइटिंग का विशेष ध्यान रखें। तो गवर्नमेंट को इस सब चीज़ों से क्या मिले, एसेट्स मिल गया 2 बिलियन लीवर्स का, क्लियर। उसके बाद फ्रांस बिकम से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जो मैं आपसे बात कर रहा था, अब फ्रांस क्या बन गया आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि राजा, यानी कि किंग जो है, किंग की जो पावर होंगी, पावर जो होंगी किंग की, उनको कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। कंट्रोल किसके द्वारा किया जाएगा, कंट्रोल्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, क्लियर। संविधान राजा की पावरों को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। किसकी पावर को, राजा की पावर को कौन कंट्रोल करेगा भैया, आपका संविधान। तो देखिए ये फ्लो चार्ट होता है, इस चार्ट फ्लो चार्ट के हिसाब से भी आप नोट्स बना सकते हैं, क्लियर। नोट्स की दिक्कत आती है ना, तो गो विद द फ्लो चार्ट। जरूरी नहीं है कि आप पैराग्राफ में लिखिए या पॉइंट्स फॉर्म में लिखिए, गो विद द फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट्स के साथ भी चल सकते हैं आप, क्लियर। तो ये डिपेंड करता है, नोट्स नोट मेकिंग जो होती है ना, कोई टीचर या कोई नहीं बनवा सकता है, इट डिपेंड ऑन द स्टूडेंट। ये स्टूडेंट पर डिपेंड करता है, हर स्टूडेंट का अपना तरीका होता है नोट्स वगैरह बनाने का, कि वो किस तरीके से नोट्स फॉर्म कर रहा है। इसमें मतलब किसी की हेल्प ना, अगर देखो नोट्स की बात है तो तुम देखते हो बेटा, बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं अपने नोट्स डालते हैं, बेचते हैं, ये सब करते हैं, तो आप उनके नोट्स पढ़ के भी तो टॉपर बन सकते हो, बट ऐसा नहीं होता ना। सबकी अपनी टेक्निक होती है, मेरी टेक्निक कुछ और है पढ़ाने की, मैं पढ़ाने की बात कर रहा हूँ, मेरी टेक्निक कुछ और है पढ़ाने की। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को मेरी टेक्निक से समझ में आता हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ना आता हो। ऐसी ही आपकी खुद की टेक्निक होती है पढ़ने की। आप अपनी कोई बच्चा है जो रात में बहुत अच्छा पढ़ता है, ठीक है, कोई बच्चा है उसको दिन में ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ना, दिन में अच्छा लगता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ सकते हैं, क्लियर। अब देखिए 1791 नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी जो नेशनल असेंबली बनी थी ना, उसने क्या कंप्लीट कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट, क्लियर। ड्राफ्ट उसने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव वाज, क्या था इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। और हमारा जो संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। इसका मेन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्रोल द पावर ऑफ मोनार्क। मोनार्क की पावर को कंट्रोल करना, ठीक है, जैसे यहां लिख रखा है, लेकिन ये मैंने फ्लो चार्ट में बना दिया है ताकि आप अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये फ्लो चार्ट ऐसे फॉलो कर सकते हैं आप, क्लियर। तो दोनों तरीके मैंने आपको दिखा दिए, ये पॉइंट फॉर्म में है बेटा, ये फ्लो चार्ट फॉर्म में है। तो ये डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या पसंद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आगे देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, ठीक है, वेस्टेड द पावर टू मेक लॉस इन द नेशनल असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, वेस्टेड द पावर टू मेक लॉस इन द नेशनल असेंबली, लॉस बनाए गए, ठीक है, विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और जो लोग कौन थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। सिटीजन्स वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, सिटीजन जो वहां के थे वो क्या करेंगे, वोट करेंगे, किसको, इलेक्टर, ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, जो इलेक्टर्स का जो ग्रुप था उनको वोट करेंगे, सिटीजन्स जो वहां के थे। सिटीजन्स कौन से, हु इन टर्न चूज द असेंबली। और जो इलेक्टर्स होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, हु इन टर्न चूज द असेंबली, वो असेंबली को चूज करेंगे वहां पर। उसके बाद नॉट ऑल सिटीजन हैड द राइट टू वोट। अब देखो यहां पर सबसे बड़ी बात उठती है, हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, इंडिया में क्या होता है, आपके सबके पास राइट टू वोट है,
ठीक है, सबके पास मतलब जो भी 18 प्लस के होते हैं वो। बस शर्त क्या है कि वो सिटीजन होने चाहिए आपके इंडिया के। क्लियर? सिटीजन कहाँ के होने चाहिए? इंडिया के। इस चीज को हम लोग कहते हैं यूएएफ। यूएएफ। अब यूएएफ क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है बेटा? इसको मैं एक बार सही कर देता हूँ, ये 187 लग रहा है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, 18 प्लस। दूसरी शर्त क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। तो हमारे पास क्या मिलती है? यूएएफ मिलती है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि आपके पास क्या होगा? आरटीवी। आरटीवी में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, राइट टू वोट। राइट टू वोट मतलब आपके पास, सबके पास राइट टू वोट होगी, चाहे फिर आपके पास क्या हो, कोई प्रॉपर्टी हो या ना हो। आप किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, आप किसी भी क्लास के हो सकते हैं, आप रिच हैं या पुअर हैं, कुछ भी। दूसरा, यहाँ पे यूएफ के अंदर क्या होता है? वन वोट इज इक्वल टू वन वैल्यू। अब मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, मेरा वोट है, तो मेरे वोट की वैल्यू भी क्या होगी? वन वोट इज इक्वल टू वन वैल्यू। ठीक है, मेरा वोट मतलब एक वोट एक वैल्यू। अब मान लो अंबानी जी हैं, अंबानी जी भैया, तो अंबानी जी का वोट ऐसा नहीं होगा कि वन वोट अंबानी जी का वोट है और वैल्यू कर दें उसकी 10, नहीं, ये गलत होगा। अंबानी जी के भी वोट की वैल्यू कितनी होगी? 1। ठीक है, चाहे इंडिया का सबसे गरीब इंसान बना रहे, चाहे सबसे अमीर इंसान बना रहे, लेकिन अगर कोई कंट्री यूएएफ फॉलो करता है तो उसके वोट की वैल्यू भी 1 इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। क्लियर? तो अब देखिए यहां पे क्या बात आई है, यहां पे क्या बात आई है? नॉट ऑल सिटीजन हैड द राइट टू वोट। यहां पे दिक्कत क्या थी? सारे सिटीजन्स के पास राइट टू वोट नहीं था। क्यों? ऐसा क्यों था कि राइट टू वोट नहीं दिया गया? अब देखिए, इनने क्या करा? एक बदतमीजी कर दी। इनने बदतमीजी क्या कर दी कि भैया देखो, ओनली मैन अबाउट 25 ईयर्स। इनने पहले तो क्राइटेरिया रखा, जो भी आदमी 25 साल से ऊपर है, आदमी बोल रहा हूं मैं, मैन, ठीक है, वो मैन जो 25 साल से ऊपर के हैं और जो क्या करते हैं, हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 डेज ऑफ लेबरर वेज। जो टैक्स पे करते हैं कितना? एटलीस्ट 3 डेज ऑफ लेबरर वेजेस वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन। अब देखो, तो ओनली मैन एबव 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेस, यानी कि सबसे बड़ा खेल था टैक्सेस का बेटा, सबसे बड़ा खेल था टैक्सेस का। इक्वल टू एटलीस्ट 3 डेज ऑफ लेबरर वेजेस वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन, यानी कि जो क्या करते हैं, एटलीस्ट 3 डेज ऑफ लेबरर वेजेस वर गिवन टू द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन, जो टैक्स के रूप में देते हो, ठीक है, क्या? अपने 3 दिन का, ठीक है, लेबरर वेजेस में, उनको क्या माना जाएगा? उनको एक्टिव सिटीजन माना जाएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि टैक्सेस की ही लड़ाई चल रही है, टैक्सेस की वजह से ही इतनी दिक्कत हो रही थी। लुईस 16, जो हमने उसका बैकग्राउंड देखा, तो लुईस 16 भी तो टैक्स मांग रहा था, तब इनको टैक्स देने में क्या दिक्कत थी? ठीक है, और अब जो टैक्स लिए जा रहे हैं, अब भी तो टैक्स लिए जा रहे हैं। लुईस 16 टैक्स ले रहा था तो दे देते, लेकिन वहां पे दिक्कत ये थी बेटा कि ये जो टैक्सेस हैं अभी सबसे लिए जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट स्टेट से ना लिए जा रहे हो, सेकंड से ना लिए जा रहे हो, थर्ड से ना लिए, ये टैक्सेस यहाँ पे सबसे लिए जा रहे हैं। और दूसरा एक और चीज है कि एक और छूट दी जा रही है। छूट क्या दी जा रही है कि अगर आपको एक्टिव सिटीजन बनना है तो ही आप दीजिए, अदरवाइज कोई नेसेसरी नहीं है। क्लियर? अगर आपको कौन बनना है? एक्टिव सिटीजन बनना है, तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ही आप क्या बन सकते हो? एक्टिव सिटीजन बन सकते हो, और तब आपको क्या मिलेगी? राइट टू वोट। लेकिन एक और बात, आप मैन होने चाहिए 25 ईयर से ऊपर के। क्लियर? यानी कि यहां से क्या पता चलता है कि सर वुमेन्स के पास तो वोटिंग राइट नहीं मिलेगी, चाहे उनके पास एज कितनी हो, 25 हो, फिर चाहे वो पेड टैक्सेस पेड करती हो, कुछ भी करती हो, उनको एक्टिव सिटीजन का चीज नहीं मिलेगा। वुमेन्स को एक्टिव सिटीजन नहीं बनाया जा सकता। क्लियर? अब देखिए, रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन,
जो बचे हुए मैन और वुमेन, ऑल वुमेन, देखिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया है ये शब्द, ऑल वुमेन, ठीक है, सभी वुमेन जो क्या है, चाहे उन पर जमीन हो, जायदाद हो, 25 साल की हो या अपना टैक्स देती हो, बेशक, वर क्लास एज द पैसिव सिटीजन, और इनको क्या माना गया, पैसिव सिटीजन। तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि राइट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। यहाँ पर क्राइटेरिया पूछा जा सकता है कि एक्टिव सिटीजन बनने के लिए क्या क्राइटेरिया था, या क्या क्राइटेरिया था आपके किसमें, एफआर में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो आप सीधे ये लाइन लिख सकते हैं कि एज कितनी होनी चाहिए, मैन होने चाहिए, एज होनी चाहिए 25 ईयर्स ओल्ड, टैक्सेस पे करने चाहिए कितना, एटलीस्ट द 3 days ऑफ लेबरर वेजेस, 3 दिन कम से कम, ठीक है। तो आपको क्या क्या मान लिया जाएगा भैया, एक्टिव सिटीजन मान लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट को भी याद रखना कि ऑल रिमेनिंग जो बच्चे कुछ मैन थे वो, और ऑल वुमेन, इनको किस में रखा गया, पैसिव सिटीजन्स में रखा गया। उसके बाद बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था, जो क्या बना था, संविधान भी बना था, बिगेन विद द डिक्लेरेशन, किसके साथ, कौन से डिक्लेरेशन के साथ, बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। मैन एंड सिटीजन्स के राइट के साथ ये स्टार्ट होता है, बिगिन होता है, ठीक है, डिक्लेरेशन विद द राइट ऑफ द मैन एंड सिटीजन। आगे देखते हैं इसमें मतलब क्या था, ये देखिए, टू एन क्वालिफाई एज एन इलेक्टर, अगर आपको एक इलेक्टर के तौर पे क्वालिफाई करना है, एंड देन एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली, और मेंबर बनना है किसका, असेंबली का, ए मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। अगर आपको असेंबली का मेंबर बनना है तो आपको और ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, और ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ये देखिए, ये डिक्लेरेशन है, ये क्या दे रखा है आपका, प्रेम्बल दे रखा है। प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना होती है, और वो प्रस्तावना भारतीय संविधान में भी है, बी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होती है, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व दिस, ठीक है, तो वही प्रस्तावना है। ये डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन दे रखा है, राइट्स। अब देखो भैया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि हम एक भारतीय होने के नाते, कौन, एक इंडियन होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते हमको फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों पढ़ाया जाता है। सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन यही उठता है, और यही बस इतनी सी बात में पूरा का पूरा आंसर छिपा हुआ है। बिकॉज French Revolution gave us the rights such as the right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as the natural and inalienable. Inalienable का मतलब क्या है, इनको बांटा नहीं जा सकता, इनको छीना नहीं जा सकता, ये नेचुरल रहेंगे, नेचुरल राइट्स हैं। That is they belong to each human being by birth and could not be taken away. और ये जो राइट होंगी ये आपको बाई बर्थ मिलेगी, जन्म जैसे ही आपका जन्म होगा तब से आपको ये अधिकार मिल जाएंगे, और ये किसी भी कीमत पे आपसे छीने नहीं जा सकते हैं। क्लियर। तो ये सब चीजें हमें किसने दी भैया, हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दी। तो एज ए इंडियन हम इसीलिए फ्रांस की हिस्ट्री को पढ़ना पड़ता है, ताकि जिससे हमको पता चले कि भारत में हम रह रहे हैं, हमारे भारतीय संविधान में ये सारी चीजें हैं, तो वो आखिर आई कहाँ से हैं, उनकी रूट तो हमको पता चलनी चाहिए ना, उनकी रूट कहाँ पे है। तो ये थी रूट क्या थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये सब आया था। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं यहां से। अब देखिए बेटा, फ्रांस अबॉलिशिस्ट मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। क्लियर। फ्रांस ने क्या करा, मोनार्की को अबॉलिश करा, यानी कि खत्म करा, और क्या बना, रिपब्लिक। ठीक है, थोड़ा रिपब्लिक की स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, REPUB। स्लाइड बनाते हैं बेटा, गलती हो ही जाती है, इंसान है हम भी। ठीक है, तो छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है। इतने तो पढ़े लिखे आप भी हो कि रिपब्लिक की स्पेलिंग क्या होती है आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जब भैया नेशन स्टेट, जब देश में क्या आ जाए आपके, नेशन स्टेट आ जाए, तब क्या हो जाता है कि वो रिपब्लिक, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होने लगे, जहां पे राइट्स आ जाए, राइट्स ऑफ मैन। ठीक। उसके बाद देखो इसमें क्या होता है, द सिचुएशन इन फ्रांस। अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आने के बाद, ये सब आने के बाद,
द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड बी टेंस, लेकिन अब भी सिचुएशन जो फ्रांस में कैसी थी, टेंशन भरी थी। क्लियर, टेंशन भरी स्थिति थी। लुइस 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करा, साइन कर दिया। लुइस 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, लुइस 16 ने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर लिया। क्लियर, उसके बाद क्या होता है कि इधर क्या करता है लुइस 16, कॉन्स्टिट्यूशन तो साइन करता है, ही एंटर इनटू द सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रुशिया, और उसके बाद सीक्रेट नेगोशिएशन कर लेता है किसके साथ, प्रुशिया के किंग के साथ। क्या थी वो सीक्रेट नेगोशिएशन, क्यों करता है वो सीक्रेट नेगोशिएशन? एक तरफ राजा आपका क्या एक्सेप्ट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लेता है, कहता है भैया हमको कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट है, और दूसरी तरफ वही इंसान क्या करता है, सीक्रेट नेगोशिएशन करता है प्रुशिया के किंग के साथ। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस। अब देखो, जो लोग, जो रूलर्स थे ना आपके पड़ोस कंट्रीज के, वो भी इस बात से बड़े परेशान थे कि वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस, फ्रांस के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा था ना उससे बड़े परेशान थे। क्योंकि देखो बेटा क्या होता है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ये कहावत सुनी होगी। ये कहावत मैं आप क्यों कह रहा हूं आपसे, ये कहावत मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको पता है कि आपके यहां पर, मतलब कहां पर, फ्रांस में, फ्रांस के अंदर डेवलपमेंट हो रहा था। फ्रांस के अंदर क्या आ गया भैया, मोनार्की को अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया, रिपब्लिक आ रहा है। तो जो पड़ोस के जो मुल्क थे, पड़ोस के जो देश थे, वो लोग इस बात की टेंशन में थे कि भैया जब फ्रांस में ऐसा हो सकता है तो हमारे यहाँ भी लोग क्या हो सकते हैं, भड़क सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं, किसकी, नेशन स्टेट की। ठीक है, यानी कि वो भी क्या करेंगे, एक दिन कह सकते हैं कि मोनार्की को क्या कर दो, खत्म कर दो। ठीक है, मोनार्की को क्या करो, खत्म करो, और हमको क्या चाहिए, नेशन स्टेट, यानी कि रिपब्लिक देश, रिपब्लिक देश चाहिए उनको भी। तो ये सारी चीजें थी, और ये सारी चीजें बड़ी दिक्कत भरी थी दूसरे देशों के लिए। इसी की वजह से एक तरफ लुइस 16 क्या करता है, साइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, दूसरी तरफ सीक्रेट नेगोशिएशन करता है प्रुशिया के किंग के साथ, और इधर रूलर्स ऑफ द अदर नेबरिंग कंट्रीज, और जो रूलर थे दूसरी नेबरिंग कंट्रीज के, वो भी बहुत ज्यादा चिंतित थे, किससे, जो फ्रांस के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा था उससे। क्लियर, अब देखिए उसके बाद क्या होता है, रूलर्स ऑफ नेबरिंग मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स। अब देखो देखिए ये लोग क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि हम लोग प्लान करते हैं कि अपनी ना सेना की टुकड़ियां, ट्रूप्स का मतलब जानते हैं, टुकड़ियां, टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। रूलर्स ऑफ नेबरिंग मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स, ये अपनी ट्रूप्स भेजना चाहते थे, ठीक है, कहाँ, फ्रांस के अंदर, ताकि क्या हो कि मतलब जो भी वहाँ पे चल रहा है, जो भी इवेंट्स वगैरह चल रहे हैं उनको क्या कर सकें, डाउन कर सकें, ठीक है, पुट डाउन कर सकें, गिरा सकें, ठीक है, दबा सकें। क्लियर, ऐसा ये मूवमेंट वगैरह मतलब इन लोगों ने सीक्रेट नेगोशिएशन में यही कहा था। क्लियर, तो उसके बाद नेशनल असेंबली वोटेड। अब क्या हुआ, इतनी देर में नेशनल असेंबली क्या करती है, वोट करती है। क्या वोट करती है, कब वोट करती है, अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया। अब भाई साहब यहाँ से हुआ युद्ध। युद्ध में क्या हुआ कि नेशनल असेंबली पहले से ही तैयार बैठी थी कि भैया हम क्या करेंगे, वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। किसके अगेंस्ट, 1792 में वॉर डिक्लेयर अगेंस्ट किया गया, किसके अगेंस्ट, प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। युद्ध की तैयारी, बिगुल बज गया, बाहुबली आ गए, ठीक है, बाहुबली ने कटप्पा को बुला लिया कि भैया चलो अब देश में जरूरत है, ठीक है, फ्रांस के अंदर मतलब नेशनल असेंबली ने बोला कि चलो देश को जरूरत है, प्रुशिया और ऑस्ट्रिया पे हमला करते हैं। अब प्रुशिया पे ऑस्ट्रिया पे हमला करने के समय पे क्या हुआ देखो, दे शो दिस एज ए वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स अरिस्टोक्रेसी ऑल ओवर यूरोप। अब उनने बोला ना, बाहुबली का एक डायलॉग सुना होगा, उसमें बोलता है नगर में ढिंढोरा पिटवा दूंगा मामा, जिनके पास जो भी है लाठी डंडे जो भी है वो लेके आ जाए। यही हाल था आपकी नेशनल असेंबली का। उन्होंने क्या बोला, दे सॉ दिस एज ए वॉर ऑफ द पीपल। इन्होंने क्या बोला कि ये जो वॉर है, ये जो युद्ध है वो कॉमन पीपल का है, और किसके अगेंस्ट है, राजा के अगेंस्ट है, और किसके अगेंस्ट है, एरिस्टोक्रेसी पावर के अगेंस्ट है। वो भी किसमें, सिर्फ फ्रांस की नहीं, नॉट फ्रांस, ठीक है, इस बार पूरे यूरोप के
अगेंस्ट था युद्ध। तो क्या बोला कि भैया नगर में ढिंढोरा पिटवाओ, सब लोगों से कह दो कि अब जो हमारा जो युद्ध चलेगा ना वो किसके अगेंस्ट है, मोनार्क के अगेंस्ट है, किंग्स के अगेंस्ट है, राजाओं के अगेंस्ट है। और राजा कहाँ के, पूरे यूरोप के, ठीक है। थाउजेंड ऑफ वॉलेंटियर्स thronged फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी। अब देखो इसमें क्या हुआ, नई नई असेंबली बनी थी, आर्मी थी नहीं उस टाइम पे, तो क्या करा, बहुत सारे वॉलेंटियर्स ने क्या करा, आर्मी ज्वाइन कर ली। वॉलेंटियर समझ सकते हो, जो उस टाइम पे नेशनल असेंबली को सपोर्ट कर रहे थे। प्रोविंसेस, अलग अलग प्रोविंसेस से लोग आए, अलग अलग प्रोविंसेस से लोग आ रहे हैं किसके लिए, आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। क्लियर। तो ये सब सिनारियो चल रहा था हमारे फ्रांस के अंदर, ठीक। नेशनल असेंबली ने वॉर तो डिक्लेयर कर ही दिया था उसके अगेंस्ट। उसके बाद पैट्रियोटिक सॉन्ग दे सैंग वॉज द मर्सेलीज, उन्होंने एक पैट्रियोटिक देशभक्ति का गाना गाया, जैसे हम लोग गाते हैं ना, हम लोगों के यहाँ भी तो गाने वाने गाए जाते हैं जब भी युद्ध विद्ध होता है, ठीक है। तो वही कि पैट्रियोटिक सॉन्ग दे सैंग वॉज द मर्सेलीज, इसको प्लीज याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कौन सा सॉन्ग गाया था, तो उसका नाम है मर्सेलीज, ठीक। उसके बाद कंपोज्ड बाय द पोएट, और ये कंपोज किसने किया था, इनने, ये थे वो पोएट जिनका नाम है रॉजर डी लेस्ले, ठीक है। ये थे वो पोएट जिन्होंने ये सॉन्ग कंपोज करा था। उसके बाद मर्सेलीज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, और मर्सेलीज क्या है भैया, आपका नेशनल एंथम है, कहाँ का, फ्रांस का। तो ये 1 नंबर में आपका क्वेश्चन बन जाता है, टीचर आपका पूछ सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन अच्छा खासा बन जाता है कि फ्रांस का नेशनल एंथम क्या है, तो वो है आपका मर्सेलीज। उसके बाद रिवॉल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टी टू द पीपल। आपको भी पता है, हमको भी पता है कि युद्ध करना, लोग तो कहते रहते हैं कि युद्ध करो, लेकिन दे डोंट थिंक अबाउट कि हमें लॉस क्या होगा उससे, इकोनॉमिक नुकसान क्या होंगे। अगर जैसे मान लो हमारे पड़ोस में एक देश बैठा है पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान बहुत छोटा सा देश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से भी छोटा है, जनसंख्या के भी मामले में बात करूं तो बहुत छोटा है वो, ठीक है। अगर मैं सही बात कहूं ना, तो यूपी बिहार के लोगों ने अगर इनको बोल दिया जाए ना कि जाके काम करो अपना, पाकिस्तान के साथ जो भी करना है करो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता लगेगा, 1-2 हफ्ते लगेंगे, ठीक है। लेकिन सर और मैम एक बात का ध्यान रखिए, जब भी युद्ध होता है तो उससे मानते हैं, ठीक है, हम जीत जाएंगे पाकिस्तान से, बिल्कुल जीत जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम पाकिस्तान से जीत जाएंगे। बट जो इकोनॉमिक लॉस होगा, जो ह्यूमैनिटी का सोशल जो लॉस होगा, वो बहुत बड़ा होगा। क्लियर। और उस लॉस की भरपाई हम नहीं कर पाएंगे, हो सकता है उससे हमारे देश के इकोनॉमिक हालात फिर से 10 से 20 साल पीछे जा सकते हैं। तो वॉर करना इतना आसान नहीं है, बस लोगों का काम है, लोगों ने ओपिनियन दे दिया, अरे यार मोदी जी हमला क्यों नहीं करते हैं पाकिस्तान को, वो क्यों नहीं कर देते, नहीं कर सकते हैं सर, ऐसा नहीं होता है। आप डेमोक्रेटिक कंट्री में हो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ती हैं, इसलिए वॉर इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। और हिस्ट्री हमें यही सिखाती है। आप सोचते हो ना हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री हमें सीख देती है, इसी चीज़ की सीख देती है कि जो गलतियां हमने पास्ट में करी हैं उनको प्रेजेंट में नहीं करना है, प्लीज़। क्लियर। जो गलतियां पास्ट में करी हैं उनको प्रेजेंट में नहीं करना है। मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, और जो आदमी लोग थे वो क्या कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, फ्रंट पर लड़ाई कर रहे थे। उसके बाद जो भैया वुमेन्स थी, वुमेन्स क्या कर रही थी आपकी, वुमेन्स वर लेफ्ट टू द कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग। वुमेन्स क्या कर रही थी, अब घर तो किसी को चलाना है ना, मैन तो युद्ध पे चले गए, कहाँ चले गए, युद्ध पे, फ्रंट पे लड़ाई कर रहे हैं, वुमेन रह गई हैं, तो लेफ्ट कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग, इनको अर्निंग करनी है, लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज, और क्या करना है, अपनी फैमिली की भी देखभाल करनी है इन लोगों को, किनको, वुमेन्स को। क्लियर। Large section of the population were convinced that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of society. अब जो लार्ज सेक्शन था पॉपुलेशन का, वो क्या कन्विंस करता था, द रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर, आगे चलना चाहिए रिवॉल्यूशन। क्यों चलना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1791 का, उसने जो पॉलिटिकल राइट्स दे रखे हैं वो किसको दे रखे हैं, ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब यहाँ पे एक और दिक्कत आ गई कि भैया सिर्फ रिचर सेक्शन के पास राइट क्यों होने चाहिए, राइट्स होने चाहिए सबके पास। क्लियर। सबके पास राइट नहीं होंगे तो दिक्कत वाली बात है, इसलिए लोगों ने कहा कि रिवॉल्यूशन और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, रिवॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इंपोर्टेंट रेलिंग पॉइंट, और भैया वहां क्या 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 बनने लगे,
पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे। और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल अगर कोई क्लब रहा था तो वो रहा था जैकोबिन क्लब। ठीक है, जैकोबिन क्लब क्या था, इसकी क्या हिस्ट्री थी, क्या जरूरत थी, तो भैया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रीजन ऑफ टेरर में आएगा जैकोबिन क्लब के बारे में, उसके लीडर के बारे में, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर के बारे में। तो विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोबिन पेरिस। तो ये देख लेना इसका नाम कहाँ से पड़ा था, वो पड़ा था सेंट जैकोबिन पेरिस। ये फॉर्मर कॉन्वेंट था वहां पे, ठीक है, वहां से इसको नाम मिला था जैकोबिन क्लब। अब जैकोबिन क्लब के अंदर मेंबर्स कैसे थे, सबसे बड़ी बात होती है मेंबर्स कैसे थे। मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड मेनली द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे, ठीक है, वो लेस प्रॉस्परस सोसाइटी से क्यों थे, नॉट फ्रॉम द प्रॉस्परस सोसाइटी से क्यों थे, ठीक है, यहां से क्यों थे, वाई फ्रॉम देयर, वाई फ्रॉम द लेस प्रॉस्परस सोसाइटी, नॉट फ्रॉम द रिच सेक्शन। ठीक है, तो आप क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करना कि लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से क्यों थे ये लोग, रिच सेक्शन से क्यों नहीं थे। क्लियर, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। दे इंक्लूडेड, इनके अंदर कौन कौन थे, लेस प्रॉस्परस में से कौन कौन थे, स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, ठीक है, शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, एज वेल एज द सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स। तो तुम देख रहे हो इसमें छोटे लोग हैं, छोटे लोग का मतलब क्या है, जो आपके लेस प्रॉस्परस सोसाइटी से, गरीब लोग भी बोल सकते हो, वही लोग हैं यहाँ पे। तो ये क्यों है, आई होप आपको हिंट मिल गई होगी, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो मिल चुकी होगी हिंट कि वो लोग इस सोसाइटी से क्यों हैं। अब भैया देखो इनका लीडर कौन था, ये सीधा सा दिख रहा है ना जो आदमी, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, ये उतना ही ज्यादा खतरनाक था। इनका लीडर था, लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। लार्ज ग्रुप एमंग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर। और जो भैया जैकोबिन क्लब के बहुत सारे लोग थे, उनने क्या स्टार्ट करा, वियरिंग द लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर सिमिलर टू दोज वॉर्न बाय द डॉक वर्कर्स। उनके सिमिलर जो डॉक वर्कर्स के द्वारा पहना जाता था। डॉक वर्कर्स का मतलब होता है, आपको पता होगा, जो शिप, जैसे डॉकयार्ड होता है ना, जहां पे शिप के उस पे काम करते हैं लोग, तो उसको डॉक बोला जाता है। ठीक है, तो जो डॉक वर्कर्स थे जो शिप के पे काम करते हैं, तो उनकी तरीके से लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहने इन लोगों ने, जो जैकोबिन क्लब से बिलोंग करते थे। दिस वाज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सोसाइटी। इससे क्या होता था कि ये जैकोबिन क्लब को अलग करते थे, किससे, फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से, स्पेशली नोबल्स क्लास से, हु वर नी ब्रीचेस, जो क्या पहनते थे, नी ब्रीचेस पहनते थे। ठीक, तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। क्लियर, बाकी आपके कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, पहले आप शुरुआत की जो 2 वीडियो है वो देख लीजिए, उसके बाद ये 3rd वीडियो है हमारा, उसके बाद जहां तक है ये 2 पार्ट और आएंगे इस वीडियो के, उतने में चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लेके आएंगे आपके इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे, जिसमें हम टॉप 10 या टॉप 20 क्वेश्चन डालेंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी वो आप एक बार डिस्कस कर लेंगे हम लोग बिल्कुल लाइव आके, या फिर ऐसा ही एक वीडियो बना देंगे जिसमें आप अपनी जो भी क्वेरीज वगैरह हैं वो सब आप पोस्ट कर सकते हैं। बाकी मैं बार बार तो नहीं बोलता हूँ, मैंने किसी भी वीडियो में नहीं बोला कि आपसे कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल के लिए, बट बात ये है कि थोड़ा सा मैं देखता हूँ, रेस्पॉन्स देख रहा हूँ, वो रेस्पॉन्स ठीक आ रहा है लेकिन उतना ठीक नहीं आ रहा है। आपका जो वॉच टाइमिंग है वो बहुत कम जा रही है, तो उसके बाद आप क्वेरी करते हो तो थोड़ा सा सही नहीं लगता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पहले बेटा पूरा देखिए, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई के पर्पज से, और भी चीज़ें डिस्कस होती हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी आप डाल सकते हैं। क्लियर, तो आप वीडियो को पहले तो पूरा देखने का ट्राई करिए, चीज़ों को कनेक्ट करिए। और जो हिस्ट्री की बात करते हैं, आप कहते हैं ना कि सर हमें हिस्ट्री पढ़ना में बोरियत होती है या होती है, सबसे पहले आप क्या करिए, टाइमलाइन देखिए, ठीक है। टाइमलाइन सबसे ज़्यादा जरूरी है, चैप्टर की टाइमलाइन, यानी कि स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है चैप्टर की, किस ईयर से हो रही है। उस ईयर में मान लो कोई भी, मान लो एक्स ईयर है, एक्स ईयर में कुछ भी हो रहा है उसको आप देख लीजिए। उसके बाद फिर नीचे क्या हुआ है उसको देखिए, बीच में क्या हुआ, एंड में क्या हुआ रहा, यानी कि स्टार्टिंग की डेट सबसे पहले तो देख लो। मान लीजिए जो चैप्टर है जो 74 से स्टार्ट हुआ है, और आप ये देखिए एंड की डेट कौन सी है। एंड की डेट इनकी बहुत दूर है, ठीक है। एंड की डेट अगर हम देखा जाए तो मेरी समझ से तो 1946 है,
और 1946 क्यों है ये आप जानो, मेरे को बताना। अब 1774 में चैप्टर स्टार्ट हुआ हमारा, 1946 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1946 में जाके वुमेन्स को क्या मिली है, राइट्स मिली है। क्लियर? कौन सी वुमेन को? फ्रांस की वुमेन को। क्लियर? तो ये सब चीजें हैं बेसिकली। तो आप टाइमलाइन, सबसे पहले डेट लाइन याद रख लीजिए, और डेट लाइन की अगर बात है तो मैं एक दिन उस पर स्पेशल लेक्चर ले लूंगा आपका 5 से 10 मिनट का, तो आपको डेट लाइन भी लिखा दी जाएगी, कौन सी डेट लाइन बहुत ज्यादा जरूरी है, कौन सी डेट में से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? तो थैंक यू सो मच लेक्चर देखने के लिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।